हेलो एवरीवन, ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की साइंस के दूसरे चैप्टर को, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को भी हम पिछले चैप्टर की ही तरह काफ़ी शॉर्ट टाइम में बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अब तक वैसे तो शायद ही हमने एसिड या बेस का नाम सुना हो, लेकिन सॉल्ट का नाम हमने ज़रूर सुना है, क्योंकि हमें लगता है कि सॉल्ट सिर्फ वही होता है जो हम अपने खाने और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिन्हें जानकर आप शॉक्ड और सरप्राइज हो जाएंगे। हम इस चैप्टर को टॉपिक्स टू टॉपिक्स कनेक्ट करते हुए स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को आप सिंपली समझिए वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। इसके साथ जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इसके बाद हमें देखना है एसिड्स के टाइप्स को। तो एसिड के टाइप्स को हम 3 बेसिस पर देखेंगे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अकरेंस के बेसिस पर एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू में पाया जाता है। वहीं पर इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, इन्हें हम खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऐसे ही स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो वो एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि ये पूरे घुल जाते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फरिक एसिड H2SO4। वहीं पर वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते उसके एक्वस सॉल्यूशन में। या फिर हम कह सकते हैं वीक एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद काफ़ी कम क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड HCOOH एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बाद हमें देखना है एसिड का टाइप कंसंट्रेशन के बेसिस पर। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्ड एसिड्स की क्वांटिटी के लिए यूज़ किया गया है। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जिनमें कि वाटर या कोई और सॉल्यूट काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी गाढ़े होते हैं, और इसीलिए इन्हें प्योर एसिड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर कहीं पर कंसंट्रेटेड टर्म आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये प्योर एसिड है। और वहीं पर डाइल्यूट एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जिनमें कि सॉल्यूट या वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये नेचर में थोड़े से पतले होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स को आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वाटर कम। वहीं पर डाइल्यूट एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जिनमें कि एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आगे हमें देखना है डाइल्यूजन ऑफ एसिड्स। तो डाइल्यूजन ऑफ एसिड्स का मतलब है कि एसिड को पतला करना या फिर उन्हें डाइल्यूट करना, क्योंकि हम जानते हैं कंसंट्रेटेड एसिड जो कि काफ़ी गाढ़े होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल और एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ में लेने के लिए इन्हें डाइल्यूट बनाया जाता है। तो एसिड के डाइल्यूजन में, यानी कि उन्हें पतला करते टाइम हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे एसिड ऐड करते हैं, और हम ऐसा एक्सप्लोजन से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम वाटर में एसिड की जगह एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो एसिड्स को समझने के बाद अब हमें समझना है बेसिस को।
तो बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। यानी कि जब बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। इसके साथ जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और बात करें बेसिस के टाइप्स की, तो बेसिस के टाइप्स को भी हम तीनों ऐसे तरीके से ही देखेंगे जैसे हमने एसिड के टाइप्स को देखा था। तो पहले है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो अकरेंस के बेसिस पर बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। तो ऑर्गेनिक बेस वो बेस होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरेडीन। और इनऑर्गेनिक बेस वे बेस होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इन्हें हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमें देखना है बेसिस के टाइप को स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो स्ट्रेंथ के बेस पर बेस दो टाइप के होते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर ये वो बेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस वो बेस होते हैं जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते उसके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो बेस होते हैं जो कि काफ़ी कम क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया। इसके बाद हमें देखना है बेसिस के टाइप को कंसंट्रेशन के बेसिस पर। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। तो कंसंट्रेटेड बेस वो बेस होते हैं जिनमें बेस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि ये गाढ़े बेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड NaOH। वहीं पर डाइल्यूट बेस वो बेस होते हैं जिनमें बेस की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जितने भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। तो सभी बेसिस तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जितने बेसिस होते हैं वाटर में सॉल्युबल उन्हें एल्कली कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी एल्कली बेस होते हैं लेकिन सभी बेसिस एल्कली नहीं होते हैं, और ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज और टाइप्स तो हमने समझ ली। अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो ये हमें पता चलता है इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है, खुद अपने कलर या स्मेल में चेंज करके। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेनली तीन टाइप्स के होते हैं जिन्हें हमें देखना है। तो पहले है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इनका हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, ETC। तो जब लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है, और जब ये लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू हो जाता है। और ऐसे ही जब टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो येलो की येलो रहती है, और वहीं पर जब ये बेस के कांटेक्ट में आ जाती है तब ये रेड हो जाती है। इसके बाद इंडिकेटर्स का दूसरा टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमें इन्हें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और जब भी ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड हो जाता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तब ये येलो हो जाता है। और ऐसे ही जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तब ये कलरलेस ही रहता है, और वहीं पर जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। इसके बाद तीसरे टाइप के इंडिकेटर्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें अपनी स्मेल की हेल्प से बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, या फिर हम कह सकते हैं ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल डिफरेंटली चेंज होती है एसिड और बेस के साथ, फॉर एग्जांपल ऑनियन एंड वनीला एसेंस। तो ऑनियन और वनीला एसेंस की अपनी अपनी नेचुरल स्मेल होती है। तो एसिड्स में जो ऑनियन की स्मेल है वो बेसी की बेसी रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ऑनियन की जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। ऐसे ही वनीला एसेंस की भी स्मेल एसिड के साथ जैसी की जैसी रहती है, सेम टू सेम,
लेकिन बेसिस के साथ वो स्मेल नहीं आती है। तो एसिड बेस के टाइप और इंडिकेटर्स को समझने के बाद अब हमें देखना है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो इनकी पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो पहले हमें देखना है एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस। तो आप इस रिएक्शन में देखिए HCl जो कि एक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होता है उसे फॉर्म कर रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एसिड की ही तरह जो बेस होते हैं वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, जब वो रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि एसिड या बेस से रिएक्ट करने पर मेटल में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी फॉर्म हो रही है, यानी कि हम हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसका हम पता लगा सकते हैं बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के पास लाके। जब बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के पास लाया जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ फट जाती है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इसके बाद है दूसरी केमिकल रिएक्शन जो कि है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के ही साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से जो कि एक मेटल कार्बोनेट होता है तो NaCl सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें फॉर्म होते हुए दिखता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। और ऐसे ही आप इस रिएक्शन को भी देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो कि एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस रिएक्शन में NaCl जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के ही साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। तो एसिड्स की रिएक्शन तो आपने देख ली है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, लेकिन जो बेस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर CO2 गैस निकल रही है। तो इसके लिए भी हम एक टेस्ट करते हैं जो कि है CO2 टेस्ट, जिसे लाइम वाटर टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस टेस्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर जो कि होता है CaOH का होल ट्वाइस 2 उससे पास कराते हैं। तो आप देखिए जब लाइम वाटर से जो कि कलरलेस होता है उससे CO2 गैस पास होती है तो CaCO3 फॉर्म होता है जिसकी मिल्की अपीयरेंस होती है। फिर इस CaCO3 से जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है उससे जब एक्सेस CO2 पास होती है तो ये CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और एक्सेस CO2 के पास होने से कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस गायब हो जाती है। तो आप देखिए इस रिएक्शन में लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है उससे CO2 पास होती है तो वो CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी अपीयरेंस वाइट मिल्की होती है। फिर जब इस CaCO3 से एक्सेस CO2 पास होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कलरलेस होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में CO2 पास हो रही है। इसके बाद अगली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में रिएक्शन होती है तो NaCl सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। और ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की आपस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस रिएक्शन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व होते हैं वाटर की फॉर्मेशन में। इसके बाद अगली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। तो ये जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा।
तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है जो कि एक सॉल्ट होता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। इसके बाद हमें देखनी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी कि बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जब बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 से जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि एक सॉल्ट होता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। तो ये थी एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल रिएक्शन जो कि हमें पढ़नी थी। इसके बाद आगे हमें देखना है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैज इन कॉमन। तो पहले हम देखते हैं कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। तो सभी एसिड्स में कॉमन ये है कि सारे के सारे एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी होती है वो अलग अलग एसिड्स में अलग अलग होती है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, वहीं पर वीक एसिड में कम H पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। इसके साथ ये जो H पॉजिटिव आयन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये थी एसिड्स की सभी कॉमन चीज़ें। इसके बाद हमें देखनी है सभी बेसिस की कॉमन चीज़ें। जैसे सभी एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं वैसे ही सभी बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन ये जो OH नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग बेसिस में। जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पर वीक बेसिस कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। और ये जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिस में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। आगे हमें देखना है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेसिस को वाटर में डालने पर क्या होता है। तो एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिड्स के अंदर तो H पॉजिटिव आयन होता है, लेकिन ये वाटर में जाकर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन क्यों फॉर्म करता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अब हम देखते हैं कि वाटर में बेसिस को डिसॉल्व करने पर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं और जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। आगे हमें समझना है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये काफ़ी इंडिकेटर्स के मिक्सचर होते हैं जो कि अलग अलग कलर शो करते हैं H पॉजिटिव आयंस की अलग अलग कंसंट्रेशन पर किसी भी सॉल्यूशन में। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हम कहते हैं pH को। तो pH होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो pH एक स्केल के फॉर्म में होती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। pH स्केल में 1 से 14 तक नंबरिंग होती है और इस नंबरिंग की हेल्प से हम बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या फिर सॉल्ट है। तो अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेसिक होता है। वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल या फिर सॉल्ट होता है। इसके साथ pH स्केल अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कलर शो करती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वो उतना ही ज़्यादा रेड कलर शो करेगा। वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वो उतना ही ज़्यादा डार्क ब्लू कलर शो करेगा। इसे हम और भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसका कलर रेड होगा, और अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 3 से 6 के बीच में होती है तो वो वीक एसिड होता है और उसका कलर ऑरेंज या येलो के बीच में होता है। और अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है, यानी कि सॉल्ट होता है। pH स्केल में उसका कलर ग्रीन होता है। और ऐसे ही अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 8 से 11 के बीच में होती है तो वो वीक बेस होता है और pH स्केल में उसका नॉर्मल ब्लू कलर आता है। वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 11 से 14 के बीच में होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उनका कलर डार्क ब्लू या वॉयलेट टाइप का होता है। तो हमने pH स्केल और उसकी वर्किंग को अच्छे से समझ लिया है कि pH स्केल की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है,
या फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पीएच होती है वो हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और अब हमें उन्हीं इम्पोर्टेंस को देखना है। तो इसमें पहली इम्पोर्टेंस है, आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द पीएच 7 to 7.8, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो इफेक्टिवली काम करती है जब बॉडी की पीएच 7 से 7.8 के बीच में होती है, और जब भी इस पीएच में कुछ भी चेंज आता है तो हमारी बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं करती। अगली है पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। तो जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है, जिससे वाटर खराब हो जाता है। तो हम पीएच के हेल्प से पता लगा सकते हैं कि वाटर कंटामिनेटेड है या नहीं। पीएच की तीसरी इंपॉर्टेंस है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5, यानी कि जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम पीएच की हेल्प से अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। अगली है प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो जो प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच पर ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हम पीएच की हेल्प से पर्टिकुलर सॉइल की पीएच चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट कौन सी सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगा। तो पीएच को अच्छे से समझने के बाद अब हम समझते हैं इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को, जो कि है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स वे कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के बीच में। तो जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तब सॉल्ट फॉर्म होता है, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ये जो NaCl होता है इसे ही कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, जिसे कि हम खाने के लिए भी यूज करते हैं। जिस तरह से सोडियम का सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसी तरह से और एलिमेंट्स के भी अपने अपने सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। इसके बाद हमें देखना है सॉल्ट्स के केमिकल को, यानी कि केमिकल्स फॉर्म सॉल्ट। तो सॉल्ट के मेनली 5 केमिकल्स होते हैं, जो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिन्हें एक एक करके हमें समझना है। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसके बाद है इसकी प्रिपरेशन। तो जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिकम्पोज हो जाती है। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब NaCl और वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब NaOH और HCl फॉर्म होता है। तो इसकी फॉर्मेशन को देखने के बाद अब हम देखते हैं इसके यूजेस को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग करने में, ऑयल रिफाइनिंग में, PVC मैन्युफैक्चरिंग करने में, इसके साथ पेस्टिसाइड्स को बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस। इसके बाद हमें देखना सॉल्ट्स के दूसरे कंपाउंड को, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। तो इस कंपाउंड का केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। और बात करें इसकी प्रिपरेशन की या फॉर्मेशन की, तो ये तब फॉर्म होता है जब क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH के होल ट्वाइस से पास किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इस रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। तो आप देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ड्राई स्लेक्ड लाइम से जब क्लोरीन पास हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर दोनों फॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। तो इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसके साथ इसका यूज पेपर मैन्युफैक्चरिंग करने में, कॉपर और लाइनिन की ब्लीचिंग में इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर को इन्फेक्ट होने से बचाता है। इसके बाद है सॉल्ट्स का तीसरा कंपाउंड, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो जब सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो आप इस रिएक्शन पर नज़र डालिए, इसमें NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl फॉर्म कर रही है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है
वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ये बेसिक होता है नेचर में, लेकिन ये माइल्ड बेस होता है, यानी कि ये नॉन करोजिव बेस होता है। और जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस को। तो बेकिंग सोडा को कोल्ड ड्रिंक्स बनाने और फायर एक्सटिंजर बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ इसको एज अ इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है एंटासिड में। तो हमने अभी देखा कि बेकिंग सोडा बेसिक होता है नेचर में, तो इसलिए हम इसको एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसिन में एज अ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। इसका चौथा यूज है कि इसे बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है। ये बेकिंग पाउडर भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, लेकिन अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस इतना देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो जब भी बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस बेकिंग पाउडर का यूज ब्रेड्स और केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में होता है। इसके बाद है सॉल्ट्स का चौथा केमिकल, जो कि है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट विथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। जब हमने बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 में टूट जाता है। जो वॉशिंग सोडा होता है वो इसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने से फॉर्म होता है। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O फॉर्म हो जाता है। इसके साथ इस वॉशिंग सोडा के काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज होता है। इसके साथ घरों में एज अ क्लींजिंग एजेंट इसे यूज किया जाता है, और इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है कि इसको वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट में हमें देखना है सॉल्ट्स के आखिरी केमिकल को, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और POP में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें इसके यूजेस की, तो इसको सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम दीवारों पर पुटिंग करवाते हैं, तो वो पुटिंग में कुछ और नहीं बल्कि POP ही होती है। इसके अलावा इसको खिलौने, मूर्तियाँ, डेकोरेशन मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ इसको हॉस्पिटल में प्लास्टर के लिए यूज किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।